Hello everyone, I am Mudassir Hamid, welcoming you to my YouTube channel Radiance Biology Classes. आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर की जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में हम काफी कुछ सीखेंगे। कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ कैसे ट्रांसफर होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कि हाउ कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किसने किया था और इस कॉन्सेप्ट के पहले के बहुत सारे आइडियाज, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विथ अ टॉपिक नेम्ड एज प्री मेंडेलियन आइडियाज ऑफ इनहेरिटेंस। इस प्री मेंडेलियन आइडियाज ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? प्री मतलब बिफोर, मेंडेलियन आइडिया के पहले लोगों के दिमाग में क्या था रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ ट्रांसफर कैसे होते हैं, इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं। मेंडल की डिस्कवरी से पहले लोगों का क्या सोचना था अबाउट दिस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स? दैट transmission of characters from parents to offsprings before the Mendelian concept is known as pre-Mendelian inheritance. और प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस में काफी सारे आइडियाज आए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट आइडियाज दिए कि कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ कैसे जाते हैं। उन सारे आइडियाज को कलेक्टिवली बोला जाता है आइडियाज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। आइडियाज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। And these ideas of blending inheritance conclude one and the same thing. जितनी भी ideas of blending inheritance थे before Mendelian concept, इन सब का एक ही conclusion था कि जब characters parents से offspring की तरफ transfer होते हैं तो ये characters mix हो जाते हैं। The characters get mixed, the characters get blended while transferring from parents to offsprings, right? तो blending inheritance का कंक्लूजन क्या था? कैरेक्टर्स गेट मिक्स्ड और ब्लेंडेड। कैरेक्टर्स गेट मिक्स्ड और ब्लेंडेड while transferring from parents to offsprings. While transferring from parents to offsprings. But this idea of blending inheritance is totally wrong. इसके काफी सारे limitations हैं, इसके काफी सारे objections हैं. Some of the objections are as follows. अगर हम trait of sex की बात करेंगे, character of sex की बात करेंगे, trait of sex in unisexual organisms. In unisexual organisms, कोई यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म अपने ऑपोजिट पार्टनर के साथ जो कि यूनिसेक्सुअल है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, उसके साथ कॉपुलेशन किया, तो अगर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस सच होता, ट्रू होता, जो इनका ऑफस्प्रिंग होता उस ऑफस्प्रिंग में दोनों सेक्सेस होते, दैट वुड हैव बीन कंसिस्टिंग ऑफ मेल सेक्स कैरेक्टर्स एज वेल एज फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ट्रेट ऑफ सेक्स की बात करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होता है, द ऑफस्प्रिंग्स आर ईदर मेल्स और फीमेल्स, बट इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म्स ओनली। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म्स में एक ऑर्गेनिज्म में दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, राइट। तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म्स में ट्रेट ऑफ सेक्स ट्रांसफर होता है एज अ होल। द ऑफस्प्रिंग इज आइदर अ मेल ऑफस्प्रिंग और अ फीमेल। सेकंड एग्जांपल, सेकंड ऑब्जेक्शन हम बोल सकते हैं कि डार्क कलर्ड पेरेंट है, फॉर एग्जाम्पल डार्क कलर्ड फादर, इस फादर का स्किन बहुत ही डार्क है, ही इज अ निग्रो। दिस डार्क कलर्ड फादर copulates with his wife और वाइफ
is a fair colored skin. Fair skin color in wife. अगर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस सच होता, इफ इट वॉज ट्रू, तो इनके जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होते वो सारे इंटरमीडिएट कलर के होते, राइट? क्योंकि उनमें डार्क स्किन कलर और फेयर स्किन कलर इंटरमिंगल होके ब्लेंड होके इंटरमीडिएट कलर आ जाता, बट इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज. इनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, ऑफस्प्रिंग्स के फेयर कलर स्किन कलर होने के चांसेस भी, ऑफस्प्रिंग्स माइट बी ऑफ डार्क स्किन कलर और ऑफस्प्रिंग्स माइट बी ऑफ इंटरमीडिएट कलर. दैट इज नॉट ट्रू इन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. सो और भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, बट मैंने आपको दो ऑब्जेक्शंस बताए. इन दो ऑब्जेक्शंस से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस और द आइडिया ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस इज नॉट अ ट्रू आइडिया. अगर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस वाला आइडिया सच होता तो सेक्स वाला ट्रेट यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट होता एज अ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, एंड स्किन कलर would have been transformed in offsprings in the form of a hybrid, in the form of an intermediate color always. But this is not true. Blending inheritance फेल होने के बाद काफी सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ ट्रांसफर कैसे होते हैं. एंड the most successful scientist, the most successful researcher among them was Gregor Johann Mendel. Gregor Johann Mendel. Mendel ने 1866 में प्रपोज किया that inheritance is controlled by. Mendel in 1866 proposed that inheritance is controlled by paired germinal units. Inheritance is controlled by paired germinal units. These germinal units were named by him as factors. आजकल इन germinal units को genes बोला जाता है. तो मेंडल ने बोला कि इनहेरिटेंस इज कंट्रोल्ड बाय, किसका इनहेरिटेंस? कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस कंट्रोल होता है बाय पेयर्ड जर्मिनल यूनिट्स, जिनको इसने फैक्टर्स बोला, पर आजकल हम इनको जीन्स बोलते हैं. दीज जर्मिनल यूनिट्स आर प्रेजेंट इन all the cells of an organism. All the cells of an organism. And ये germinal units parent से offspring की तरफ transmit होते हैं through gametes. They are transmitted in the form of gametes. या हम बोल सकते हैं कि ये कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ ट्रांसमिट होते हैं बाय द वे ऑफ गैमीट्स. दिस एक्सप्लेनेशन, दिस proposition of Mendel was published in 1866. लेकिन 1866 में इन्होंने ये generalization publish किया in the form of a paper, research paper. But before this 1866, he worked untirelessly for a period of 9 years. 9 साल तक इन्होंने ये generalization explain करने से पहले 9 साल तक इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया. He made hybridization experiments on a pea plant. The name of the pea plant, garden pea plant, is Pisum sativa. वही हम देखेंगे कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए, इन्होंने पी प्लांट को चूज क्यों किया एंड ऑल दैट, राइट. तो मेंडल ने एक्सप्लेन किया कि फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी are the factors or germinal units which are nowadays known as genes. But how he achieved this feat? Before achieving this feat,
He worked untirelessly for a period of 9 years on garden pea, which is botanically named as Pisum sativa. Okay, तो चलिए हम इस सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. But before that, let me tell you a little bit about Mendel's early life or Mendel's life. लाइफ में बंदे ने किया क्या? Mendel was born in 1822 and he died in 1884. 1822 में born हुआ, 1884 में मरा. He was born on 22nd July 1822. At the age of 21, at the age of 21 years, that is in 1843. 1843 में इन्होंने ज्वाइन किया Augustinian Monastery of St. Thomas. He joined Augustinian Monastery of St. Thomas in the town of Brunn, Austria, as a priest. As a priest. Right. Then 1849 में he was appointed as a substitute teacher. 1849 में 43 से 46 तक इन्होंने काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े also. और 1849 में he was appointed as a substitute teacher. मॉनेस्ट्री में स्कूल्स हुआ करते थे, कॉलेजेस हुआ करते थे. एक मॉनेस्ट्री के स्कूल में इनको अपॉइंट किया गया एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर एट Altburn Monastery in Austria. At Altburn Monastery in Austria. Right? Finally, in 1856, he started his hybridization experiments on pea plant. He started his hybridization experiments on pea plant. Which pea plant? Garden pea, which is botanically named as Pisum sativa. Okay, 9 साल तक कंटिन्यूसली हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करते रहे टी प्लांट के ऊपर, कंक्लूजन्स निकालते गए एंड फाइनली 1866 में इन्होंने पेपर पब्लिश किया. द नेम ऑफ द पेपर वाज एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. He published a paper, research paper named as Experiments in Plant Hybridization. Experiments in Plant Hybridization. Okay. But इन्होंने जिस जर्नल में पेपर को पब्लिश किया, that journal was not of much importance. And unfortunately, इसका वर्क, मेंडल का वर्क unnoticed चला गया and he died in 1884. Then 1980 में 3 जेनेटिस्ट्स, एक का नाम था कार्ल कोरेंस, दूसरे का नाम था ह्यूगो डिवारिस और तीसरे का नाम था एरिक वॉन शर्मैक.
I will write the names. Hugo Devaries, Carl Correns, and Eric von Schermack. इन्होंने 1900 एडी में, मतलब 16 साल, मेंडल के 16 साल मरने के बाद 1900 एडी में इन्होंने मेंडेलियन वर्क को रिडिस्कवर किया एंड दे फॉर्मुलेटेड द लॉज which formed the basis of a huge field of biology. That huge field of biology is known as genetics. That's why Mendel is regarded as the father of classical genetics. Right? तो ये तो हुई मेंडल की लाइफ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. अब मेंडल ने, मैंने कहा, इन्होंने 1866 में एक पेपर पब्लिश किया. उस पेपर का टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. उसी पेपर में इन्होंने प्रपोज किया कि कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस कंट्रोल होता है बाय पेयर्ड germinal units. Those paired germinal units are known as factors. Nowadays, those paired germinal units are known as genes. He explained the physical basis of inheritance of characters in the form of those factors. But इन्होंने experiments कौन से किए थे, कैसे किए थे? Let's see that. मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स में, आई टोल्ड यू अर्लियर, पी प्लांट पाइसम सटाइवम को चूज किया एज अ रिसर्च मटेरियल. तो लेट मी राइट हियर मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स. मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स. सबसे पहला पॉइंट हम इसमें यही एक्सप्लेन करेंगे कि ही चोज गार्डन पी पाइसम सटाइवम as the experimental material. But why? गार्डन पी को ही चूज क्यों किया इन्होंने एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल? व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दिस? देयर वर क्वाइट अ फ्यू रीजंस बिहाइंड choosing this Pisum sativum as an experimental material. One of the reasons was it was easily available in the garden in a monastery, जहां पर ये काम करते थे, जहां पर ये टीचिंग का काम करते थे. लेकिन गार्डन में बहुत सारे और भी प्लांट्स थे. ये कोई और भी प्लांट चूज कर सकता था, बट ही चोज Pisum sativum. First and foremost reason was it is an annual plant. Pisum sativum एक annual plant है और इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट है, having short life cycle. Right? Annual plants are those plants which complete their life cycle in one growing season. तो एक साल में इस पाइसम सटाइवम के 3 या 4 जनरेशंस बनते थे. मतलब इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट था. 3 या 4 महीने में ये पूरा लाइफ साइकिल सीड वगैरह प्रोड्यूस करता था. तो एक साल में एटलीस्ट इसको 3 से 4 जनरेशंस ऑफ पी प्लांट्स मिलते थे. क्योंकि लाइफ साइकिल इतना शॉर्ट था, तब इसको 9 साल लगे रिसर्च करने में. इफ ही वुड हैव चोजन सम अदर प्लांट जिसका लाइफ साइकिल बहुत लंबा होता या जिसका लाइफ साइकिल 1 साल का होता, तब सोचिए जरा इसको कितना टाइम लगता स्टडी कंप्लीट करने में. इट वुड हैव बीन an impossible task for him if he would have chosen a type of a plant having a very long life cycle. Second reason behind choosing Pisum sativum was Pisum sativum में naturally self fertilization होती है. Natural self fertilization, self pollination. क्यों? क्योंकि इसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. और इसमें सोचा इसने कि मैं इसमें आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर सकता हूं, लेकिन नेचुरल सेल्फ फर्टिलाइजेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
एडवांटेज मिला इसको। क्या एडवांटेज? अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन से ही वॉज श्योर कि इसके पास जितनी भी कैरेक्टर्स हैं, ऑल द कैरेक्टर्स वुड हैव बीन प्योर कैरेक्टर्स। कहने का मतलब यह है कि प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक ही प्लांट से आया। मेल गैमीट के अंदर जो फैक्टर्स होंगे, जर्मिनल यूनिट्स होंगे, फीमेल गैमीट के अंदर जो फैक्टर्स या जर्मिनल यूनिट्स होंगे वो एक ही प्लांट के हैं। तो मतलब कैरेक्टर्स सिर्फ उसी प्लांट के होंगे, बाहर वाला कोई मेल गैमीट पोलन ग्रेन वगैरह नहीं आया। तो बाहर से कोई फैक्टर, कोई जीन नहीं आएगा। आजकल हम जीन बोलते हैं, ही नेम दोज एज फैक्टर्स। बाहर से कोई फैक्टर आने का चांस नहीं है। तो इसका मतलब इस पी प्लांट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स थे दे वर प्योर कैरेक्टर्स। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई पी प्लांट टॉल प्लांट था, टॉल पी प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा सेल्फ पॉलिनेशन से, एंड इट विल प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स विच वर अगेन टॉल पी प्लांट्स। इन टॉल प्लांट्स का जब सेल्फ पॉलिनेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, दे अगेन प्रोड्यूस टॉल प्लांट्स। इन टॉल प्लांट्स का जब फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा सेल्फ पॉलिनेशन से, दे विल अगेन प्रोड्यूस टॉल प्लांट्स। अगर ड्वार्फ प्लांट है तो कंटिन्यूअसली वो ड्वार्फ प्लांट्स बनाते जाएंगे, क्योंकि यहां पर बाहर से पोलन ग्रेन आने का कोई चांस नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा। तो जितने भी कैरेक्टर्स इसने स्टडी करने थे वो सारे कैरेक्टर्स प्योर कैरेक्टर्स ही होंगे, राइट? तीसरा रीजन बिहाइंड चूजिंग दिस pea plant as an experimental material was, इस pea plant के पास 7 pairs of contrasting characters थे। 7 pairs of contrasting characters. Pea plants was having 7 pairs of contrasting characters. 7 pairs of opposite characters. Like मैं यहां पर मेंशन करूंगा those 7 pairs of contrasting characters. पहला कैरेक्टर प्लांट हाइट। इसने देखा प्लांट हाइट के 2 वेरिएंट्स थे। सम प्लांट्स वर टॉल प्लांट्स, और टॉल का कॉन्ट्रास्ट देखा इन्होंने ड्वार्फ प्लांट्स, राइट? देन फ्लावर पोजिशन, flower position. He saw that some plants were having axial flowers. Axial flowers मतलब ऐसे flowers जो लीफ के एक्सिल से अराइज होंगे, and some plants were having terminal flowers, right? तीसरा देखिए पॉड शेप, पी प्लांट के पॉड का शेप, inflated pods and constricted pods. Then seed shape, round seeds and wrinkled seeds. Then flower color, violet flowers, then cotyledon color, yellow cotyledons and green cotyledons. Then pod color, green pods and yellow pods. ये इन्होंने देखे 7 pairs of contrasting characters in these Pisum sativum plants. हर कैरेक्टर में 2 वेरिएंट्स थे, राइट? बाद में इसको पता चला एक वेरिएंट डोमिनेंट था और दूसरा वेरिएंट रिसेसिव। वी विल डिस्कस अबाउट देम लिटिल बिट लेटर। और चौथा रीजन ये था कि पी
pea plants were producing large number of progenies, large number of offsprings in each generation. एक ही generation में बहुत सारे offsprings बना करते थे. Because of these reasons, he chose this Pisum sativum as his experimental material for that huge and tireless research work which he conducted for 9 years. Right? अब what were the experiments done by him? थोड़ा सा हम उन experiments को देखेंगे. For example, let us assume that Mendel ने एक tall pea plant को लिया. नॉर्मली नेचुरली उस टॉल पी प्लांट में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन इन्होंने डेलिबरेटली उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया. सपोज ही टुक अ टॉल पी प्लांट, ओके, और इस टॉल पी प्लांट में इमैस्कुलेशन करा दिया. व्हाट डू यू मीन बाय इमैस्कुलेशन? इमैस्कुलेशन मतलब टॉल पी प्लांट के बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर्स को काट दिया. मतलब अब इस पी प्लांट के फ्लावर्स में सिर्फ और सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, दैट इज कार्पल्स. देन इस इमैस्कुलेटेड टॉल पी प्लांट्स के ऊपर डॉर्फ पी प्लांट के, क्योंकि टॉल का कॉन्ट्रास्ट डॉर्फ था, तो डॉर्फ पी प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन निकाला. Those pollen grains were dusted on the flowers, emasculated flowers of the tall pea plant, right? तो मतलब पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होगा. पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट से लिया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट से लिया, और इसके पास सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन था. इमास्कुलेटेड फ्लावर वाले प्लांट के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज कार्पल. कार्पल के अंदर मेल गैमेट था, तो मेल गैमेट इससे लिया. तो हो गया ना ये क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन, डेलिबरेट क्रॉस पॉलिनेशन, एक्सपेरिमेंटल क्रॉस पॉलिनेशन. इसी डेलिबरेट क्रॉस पॉलिनेशन को इसने कहा हाइब्रिडाइजेशन. यही था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, और इट वाज आल्सो नोन एज अ क्रॉस, राइट. फिर देखा इस क्रॉस के बाद जो सीड्स निकले, उन सीड्स को जमीन में डाल दिया. उन सीड्स से जो प्लांट्स निकले, all those plants were tall. सारे प्लांट्स टॉल निकले. इसने इन टॉल प्लांट्स को फर्स्ट फीलियल जनरेशन का नाम दिया, F1 जनरेशन, फीलियल जनरेशन. देन इस F1 जनरेशन के प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट होने दिया, सेल्फ पॉलिनेशन. And he saw an unexpected result. क्या unexpected result? इन्होंने देखा कि tall pea plants और dwarf pea plants दोनों प्रोड्यूस हुए, but they were produced in the ratio of 3:1. 3 parts of the plants were tall and 1 part of the plant was dwarf. ये एक्सपेरिमेंट्स इसने बहुत सारे प्लांट्स के साथ किए विद बहुत सारे कैरेक्टर्स. मतलब दूसरी बार क्या किया, टॉल पी प्लांट से पोलन ग्रेन लिया, उसको डाल दिया डॉर्फ पी प्लांट के इमास्कुलेटेड फ्लावर्स के कार्पल के ऊपर. मतलब इसको रेसिप्रोकल रिवर्स कर दिया. दैट क्रॉस ही नेम्ड एज दैट रेसिप्रोकल क्रॉस, राइट. ऐसा ही 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ किया, एंड ही ऑलवेज गॉट द सेम रिजल्ट. ओके, देन ही कंक्लूडेड and he gave some conclusions about these experiments. तो conclusion क्या दिया इन्होंने? We will write here. तो tall pea plant, tall pea plant के टॉलनेस वाले ट्रेट को इन्होंने रिप्रेजेंट किया विद कैपिटल लेटर टी. 2 टी क्यों रखे? बिकॉज इन्होंने एक जनरलाइजेशन दी. इन्होंने कहा कि एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, अ पेयर ऑफ जर्मिनल यूनिट्स. हर कैरेक्टर के पीछे एक पेयर, एक जोड़ी है जर्मिनल यूनिट्स की. तो यहां पर प्लांट
प्लांट हाइट का कैरेक्टर है, इसमें टॉलनेस वाला ट्रेट आ चुका है। देयरफॉर इस टॉलनेस वाले ट्रेट के पीछे भी दो फैक्टर्स होंगे, उन फैक्टर्स को इन्होंने कैपिटल टी नाम दिया। और मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा फीमेल, मतलब इससे फीमेल गैमेट लिया हुआ है क्योंकि इसमें इमास्कुलेशन किया था, इमास्कुलेशन मतलब एंथर्स काट दिए थे। यहां पर हम लिखेंगे डॉर्फ पी प्लांट। डॉर्फ पी प्लांट से इन्होंने क्या लाया था? पोलन ग्रेन लाया था। तो जाहिर सी बात है हम मेल वाला साइन यहां पर रखेंगे बिकॉज पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट होता है। इज इट ओके? और डॉर्फनेस के ट्रेट के लिए अगर ये कैपिटल टी रखा तो डॉर्फनेस के ट्रेट के लिए इन्होंने स्मॉल टी रखा। इज इट ओके? व्हाट वुड हैपन, व्हाट वुड हैव हैपेंड? इन्होंने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दो फैक्टर्स जो टॉलनेस के ट्रेट के पीछे थे, ये दो फैक्टर्स सेपरेट हो गए। 50% फैक्टर्स एक गैमेट में चले गए और 50% फैक्टर्स दूसरे गैमेट में चले गए। मतलब ये दो फैक्टर्स सेपरेट हुए, दो में से एक चला गया 50% गैमेट्स में, 50% फीमेल गैमेट में, दूसरा चला गया 50% मेल गैमेट्स में। तो मतलब यहां से जो गैमेट आया उसमें दो में से एक ही टी था क्योंकि गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, और यहां से जो मेल गैमेट आया उसमें से दो में से एक ही स्मॉल टी था। ये दो फ्यूज होके सीड बना दिए, जाइगोट बना दिए। दैट जाइगोट और सीड वुड हैव कंटेन्ड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। वापस पेयर्ड कंडीशन में आ गए। देन ये सारे प्लांट्स F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन वाले प्लांट्स थे, और ये सारे कैसे प्लांट्स थे? टॉल प्लांट्स। फिर इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने किया, इनको होने दिया सेल्फ पॉलिनेट। सेल्फ पॉलिनेट को शॉर्ट में सेल्फिंग बोलते हैं। सो सेल्फ पॉलिनेशन के वक्त हुआ क्या होगा कि ये दो गैमेट्स, ये दो फैक्टर्स गैमेट बनने के टाइम पे ये दो फैक्टर्स सेपरेट हो गए होंगे लाइक दिस। कैपिटल टी वाला फैक्टर एक गैमेट में आएगा और स्मॉल टी वाला फैक्टर दूसरे गैमेट में आएगा। ओके, सिमिलरली फीमेल मेल गैमेट भी, यहां पर भी फैक्टर सेपरेट हुए होंगे क्योंकि इसके पास दोनों गैमेट्स है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो फीमेल गैमेट में फैक्टर सेपरेट होंगे, मेल गैमेट बनते टाइम फैक्टर सेपरेट हो जाएंगे। तो 50% गैमेट्स में कैपिटल टी, 50% गैमेट्स में स्मॉल टी। चलिए हम वर्टिकल वाली लाइन में मेल गैमेट दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन में फीमेल गैमेट दिखाएंगे। देन something like this would have happened according to the Mendel. कैपिटल टी वाला मेल गैमेट कैपिटल टी वाले फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होके कैपिटल टी बनाएगा। स्मॉल टी वाला मेल गैमेट स्मॉल टी वाले फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होके स्मॉल टी बनाएगा। कैपिटल टी वाला मेल गैमेट स्मॉल टी वाले फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होके कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, एंड स्मॉल टी वाला मेल गैमेट कैपिटल टी वाले फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। नाउ द कंक्लूजन्स ड्रॉन बाय मेंडल आर एज फॉलोज। इन्होंने बोला कि F1 जनरेशन में जो सारे टॉल प्लांट्स निकले, एक्चुअली इन टॉल प्लांट्स में दोनों फैक्टर्स थे, फैक्टर फॉर द ट्रेट ऑफ टॉलनेस एंड फैक्टर फॉर द ट्रेट ऑफ डॉर्फनेस। राइट, लेकिन डॉर्फनेस के ट्रेट का जो फैक्टर था वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाया, उसको टॉलनेस के ट्रेट के फैक्टर ने एक्सप्रेस नहीं होने दिया। तो जो एक्सप्रेस नहीं होगा उसको बंदे ने बोला रिसेसिव फैक्टर, और जिसने उसको दबा के रखा और खुद एक्सप्रेस हो गया, कैपिटल टी ने स्मॉल टी को दबा के रखा, खुद एक्सप्रेस हो गया, उसको इन्होंने बोला डोमिनेंट फैक्टर। राइट, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन में कैपिटल टी डोमिनेंट फैक्टर है, स्मॉल टी रिसेसिव फैक्टर है। कैपिटल टी ने स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने दिया, विद द रिजल्ट कैपिटल टी वाला ट्रेट एक्सप्रेस हो गया, द ट्रेट ऑफ कैपिटल टी इज टॉलनेस। इसीलिए ये सारे प्लांट्स टॉल। बाद में जब इनको सेल्फिंग करने दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया, तो ऐसा कुछ सीन मिला। अब देखिए यहां पर टॉलनेस वाला फैक्टर दोनों टॉलनेस वाले फैक्टर हैं, तो ये प्लांट्स टॉल होंगे।
यहां पर टॉलनेस वाला फैक्टर, ड्वार्फनेस वाला फैक्टर, ड्वार्फनेस वाले फैक्टर को टॉलनेस वाला फैक्टर सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस नहीं होने देगा इसको। टॉलनेस वाला फैक्टर कैपिटल टी खुद एक्सप्रेस होगा, देयरफॉर ये भी टॉल। सेम कहानी यहां पर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी टॉलनेस वाला फैक्टर है, स्मॉल टी ड्वार्फनेस वाला फैक्टर है, तो टॉलनेस वाला फैक्टर ड्वार्फनेस वाले फैक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, देयरफॉर इट इज आल्सो टॉल। एंड स्मॉल टी ड्वार्फनेस वाला फैक्टर, दूसरा फैक्टर स्मॉल टी ड्वार्फनेस वाला फैक्टर, दोनों ड्वार्फनेस वाले फैक्टर हैं, तो ये दोनों एक्सप्रेस होंगे, देयरफॉर ये प्लांट्स ड्वार्फ होंगे, राइट। तो हम बोलेंगे यहां पर टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स एक्सप्रेस हो गए, बने, they were produced in the ratio of 3:1। लेकिन कब? सेल्फ पॉलिनेशन के बाद। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद वाली प्लांट जनरेशन को इन्होंने बोला सेकंड फीलियल जनरेशन, राइट। तो इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड हुआ, निकला सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स इन्होंने पहले ही बोला था, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। एंड थर्ड वन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अकॉर्डिंग टू इट, every character is controlled by a pair of factors। हर कैरेक्टर के पीछे दो फैक्टर्स हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, टॉलनेस वाले ट्रेट के पीछे दो फैक्टर्स, कैपिटल टी स्मॉल टी। ड्वार्फनेस वाले फैक्टर के लिए ड्वार्फनेस वाले ट्रेट के लिए दो फैक्टर्स, कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहां पर भी इस टॉलनेस वाले कैरेक्टर के लिए, ट्रेट के लिए दो फैक्टर्स, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर दोनों फैक्टर्स सिमिलर, देन कंडीशन होमोजाइगस। अगर दोनों फैक्टर्स सिमिलर, देन कंडीशन होमोजाइगस। होमोजाइगस प्लांट ही प्योर कैरेक्टर वाला प्लांट होता है। लेकिन यहां पर दोनों फैक्टर्स डिसिमिलर, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, देन दिस कंडीशन इज हेटेरोजाइगस। यहां लिखूंगा मैं, तो मतलब यह है कि एक कैरेक्टर, एक ट्रेट होमोजाइगस कंडीशन वाला ट्रेट भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस वाला भी हो सकता है। अगर होमोजाइगस ट्रेट है, मतलब उस ट्रेट के पीछे जो दो फैक्टर्स हैं दे विल बी सिमिलर। और अगर हेटेरोजाइगस वाला ट्रेट है, मतलब उस ट्रेट के पीछे जो फैक्टर्स हैं दे आर डिसिमिलर। F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स आएंगे दे आर टॉल प्लांट्स, लेकिन ये होमोजाइगस टॉल नहीं है, दे आर हेटेरोजाइगस टॉल। एंड हेटेरोजाइगस टॉल या हेटेरोजाइगस ट्रेट इज ऑलवेज हाइब्रिड ट्रेट। हाइब्रिड मतलब ये आने वाले जनरेशंस में ड्वार्फनेस वाला, ये आने वाले जनरेशन में रिसेसिव वाला कैरेक्टर अपीयर कराएगा ही कराएगा, क्योंकि इसके पास रिसेसिव वाला ट्रेट वाला फैक्टर है। इज इट ओके? लेकिन अगर होमोजाइगस कंडीशन में जो दो फैक्टर सिमिलर है, दो फैक्टर सिमिलर होने का मतलब है वो प्योर कैरेक्टर है, वो हमेशा हर जनरेशन में अपना ही इफेक्ट दिखाएगा। अब देखिए, F1 जनरेशन के बाद जब F2 जनरेशन बना, F2 जनरेशन में ये टॉल होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस डॉर्फ, ये प्योर कैरेक्टर्स है। लेकिन दो पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वेयर हेटेरोजाइगस टॉल, हाइब्रिड टॉल। मतलब अगर इसका फ्यूचर जनरेशन बनाएंगे तो इसमें कैपेबिलिटी है ये फ्यूचर जनरेशन में डॉर्फनेस वाला फैक्टर दिखाएगा, क्योंकि इसके पास डॉर्फनेस वाला फैक्टर है तो डॉर्फनेस वाला ट्रेट भी दिखा सकता है। सेम कहानी इसके साथ, राइट। ये जो दिखा इसको, दैट ही सॉ, क्या इसने देखा कि 3 parts of the plants were tall, 1 part of the plant was dwarf। इसके पीछे क्या था वो उसको पता नहीं चला, वो उसने कंक्लूड किया। जो इसको दिखा, इस रेशो को बंदे ने बोला फिनोटिपिक रेशो, राइट। फिर उन्होंने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस, मैंने बता दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है। F1 जनरेशन के जो प्लांट्स निकले, F1 जनरेशन के प्लांट्स में दो फैक्टर्स थे। One of the factors was dominant factor like capital T here. Another factor was dwarf factor like small t here. तो dominant factor recessive वाले factor को express नहीं होने देगा। One of the factors is dominant, another is recessive. Dominant factor suppresses the recessive factor. Thereby, dominant factor expresses itself and its trait will be observed, as is the case with the F1 generation tall plants.
राइट। तीसरा मैंने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन। मैंने कहा दो फैक्टर्स हैं किसके पीछे, टॉलनेस वाले ट्रेट के पीछे, लेकिन गैमेट बनते वक्त ये दो फैक्टर्स सेपरेट हो जाएंगे। 50% फैक्टर्स 50% गैमेट्स में जाएंगे, 50% फैक्टर्स दूसरे टाइप्स ऑफ गैमेट्स में जाएंगे। सेम कहानी यहां पर भी, और सेम कहानी यहां पर। ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन के वक्त, सेल्फ पॉलिनेशन के वक्त दो तरह के मेल गैमेट्स बनाएगा, दो तरह के फीमेल गैमेट्स बनाएगा। Two types of male gametes. Half of the male gametes containing capital T और half of the male gametes containing small t, क्योंकि capital T और small t separate होंगे. Similarly, half of the male gametes containing female gametes containing capital T and half of the female gametes containing small t, because the factors will separate at the time of gamete formation. These three laws, and उसके बाद एक और law, that is law of the independent assortment, वो हम आगे बताएंगे. Those four laws form the basis of the genetics, form the basis of the huge modern branch of biology. That modern branch of biology is known as the branch of genetics, right? One more thing that we need to notice here is, इस hybridization experiment में हमने एक ही कैरेक्टर का inheritance pattern study किया. Inheritance pattern of one character only, and that character was plant height. P plants में इस hybridization experiment में हमने यहां पर explain किया inheritance pattern of one character only, that character was plant height. ऐसा वाला hybridization experiment जिसमें inheritance pattern of only one character is explained, is taken into consideration, ऐसे वाले हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, राइट? तो एट अ टाइम यहां पर एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी किया मेंडल ने. वन मोर थिंग, phenotypic ratio in F2 generation is 3:1. 3 parts of the plants were tall, मतलब having dominant character. One part of the plant was dwarf, मतलब having recessive character. लेकिन इस phenotypic ratio के पीछे क्या है? इसके पीछे है something जिसकी वजह से ये phenotypic ratio आया. किसकी वजह से आया? Factors, pairs of factors. Tall, आप देखिए homozygous tall, इसके पीछे similar homozygous condition of फैक्टर्स है. डॉर्फ, होमोजाइगस डॉर्फ, इसके पीछे होमोजाइगस फैक्टर्स का कंडीशन है. और हाइब्रिड टॉल के पीछे हेटेरोजाइगस कंडीशन का, हेटेरोजाइगस फैक्टर्स का कंडीशन है. फिनोटाइप के पीछे जो फैक्टर्स का सिचुएशन होगा, फैक्टर्स का अरेंजमेंट होगा, दैट इज नोन एज जीनोटाइप. तो मैं बोलूंगा यहां पर इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप है कैपिटल टी, होमोजाइगस कंडीशन में दोनों फैक्टर्स. इस डॉर्फ प्लांट का जीनोटाइप है स्मॉल टी, होमोजाइगस कंडीशन. इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस कंडीशन. तो यहां पर हम देख सकते हैं कैपिटल टी टॉल वाले प्लांट्स सिर्फ एक ही है. स्मॉल टी मतलब होमोजाइगस डॉर्फ वाला प्लांट सिर्फ एक ही है. और हाइब्रिड टॉल वाले प्लांट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट्स दो है, राइट? तो दिस ratio depicting homozygous dominant, that is 1, heterozygous dominant trait, that is 2. heterozygous dominant मतलब heterozygous tall यहां पर, and homozygous recessive, that is dwarf. इस रेशो को बोला जीनोटिपिक रेशो. तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशो of the plants in F2 generation will be 1:2:1, but phenotypic ratio of the plants in F2 generation is 3:1. So from this monohybrid cross, 3 principles were deduced. Those 3 principles are law of dominance, law of pair factors, and law of segregation. इन तीनों laws को मैंने explain किया. It was all about this hybridization experiment done by Mendel. इसके बाद इन्होंने दूसरा वाला हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. उसमें ये 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते थे. हाउ द इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑकर. Those hybridization experiments were named as dihybrid crosses. उनमें
क्या रिजल्ट्स निकले, वी विल सी दोज रिजल्ट्स इन आवर फोर्थ कमिंग लेक्चर्स. तब तक के लिए गुड बाय एंड खुदा हाफिज.